सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। साथियों याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं। चाहे रीट की बात कर लें, चाहे अपन पटवार की बात कर लें, चाहे अपन एसआई की बात कर लें, अरे ऐसे ही नहीं लगेंगे। स्टार स्टार के लिए पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, तब जाके स्टार लगेंगे। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। अपन लोग पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान, बोले तो राजस्थान अध्ययन, और इसमें कक्षा 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है ये आज अपन ले रहे हैं। वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा शानदार टॉपिक है, और शानदार ढंग से अपन इस टॉपिक को करने वाले हैं। देखिएगा क्या क्या बातें होती हैं, किस प्रकार से सिस्टम चलता है, वो अपन देख लेते हैं। साथियों गौर कीजिएगा, यानी यहां पे कहा जा रहा है कि भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए बड़ा स्मरणीय रहा है। यहां 1857 से क्रांति शुरू होती है, लेकिन किस प्रकार से क्रांति हुई, कैसे विवाद वगैरह होते हैं, यहां कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। 1857 की क्रांति हुई। अगर पूरे भारत में बात करते हैं तो पूरे भारत में तो बहुत सारे थे, लेकिन यहां पे राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति का कारण क्या था? कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में क्या करना? हस्तक्षेप करना। आंतरिक शासन में हस्तक्षेप क्यों किया कंपनी ने? क्योंकि यहां के शासकों ने क्या कर ली थी मित्रों? यहां के शासकों ने संधियां कर ली थी। क्या कर ली थी? संधियां कर ली थी। यानी अपन पढ़ते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, अगर भारतीय स्तर पर देखते हैं तो सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन थी? हैदराबाद थी। 1798 में निजाम महमूद अली करता है। क्या था सहायक संधि में गुरुजी? भाई मैं बात कर रहा हूं कि आंतरिक शासन में हस्तक्षेप कैसे किया अंग्रेजों ने। सबसे पहले क्या होता है? सहायक संधि अंग्रेजों के साथ कर ली जाती। क्यों की गई सहायक संधि? डर था अंग्रेजों को सैनिक के रूप में, यानी धन के बदले सैनिक किराए पे ये सिस्टम था, और देशी राज्यों को सैनिक सहायता दी जाती, बदले में अंग्रेज धन प्राप्त करते। सबसे पहले सहायक संधि वैसे डुप्ले ने लागू की, और उसके बाद जो आपका कंपनी थी उसने धीरे धीरे पहले भारत में हैदराबाद रियासत ने की, उसके बाद करते करते अगर राजस्थान की बात आती है तो भरतपुर रियासत ने की, अलवर रियासत ने की। यानी ये जो प्रणाली थी ये एक प्रकार से मीठे जहर का काम कर रही थी। कौन से जहर का काम कर रही थी? मीठे जहर का काम कर रही थी। और अंतिम रियासत जो संधि करती है वो कौन सी थी? सिरोही थी। कौन सी थी? अंतिम रियासत जिसने सहायक संधि की वो कौन सी थी? सिरोही थी। याद रखिए, जब रियासतों ने संधि कर ली तो अंग्रेज जो है वो आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार की बात आई, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की बात आई, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किया, और अंग्रेजों ने राजाओं की जो प्रभु सत्ता थी वो समाप्त कर दी। अब उन्हें उनकी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। यही तो कारण थे ना भाई, सामंती वर्ग था ये क्यों अंग्रेजों के खिलाफ हुआ? फिर इसीलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। अगर आपको याद हो तो एक नीति आई थी उत्तराधिकार से संबंधित ही, मैं बता देता हूं आपको, जिस नीति को कहा जाता है व्यपगत नीति। कौन सी नीति? व्यपगत नीति कहा जाता है। इसी नीति को कहा जाता है हड़पगत नीति। इसी नीति को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये शानदार सा प्रश्न है, जानदार सा प्रश्न आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी बोले तो राज्य के विलय की नीति। क्या था गुरुजी इस नीति में? अगर कोई राजा या नवाब की निसंतान मृत्यु हो जाए तो राज्य या जो रियासत थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाए। यह अपने आप में एक विस्तारवादी नीति थी, और इसी नीति को गोद निषेध नीति भी कहा जाता। सबसे पहले डलहौजी मैं बता रहा हूं कि डलहौजी जो था कौन सा हौजी? डलहौजी। कौन सा हौजी? डलहौजी था। वो सता रहा था, यानी डलहौजी सता रहा था, सता के जीत रहा था। लोग संभल रहे थे। यानी याद रखें, सबसे पहले हड़पगत नीति का
सबसे पहले हड़पगत नीति का हड़पता है डल, हड़पता है डल, हड़ हड़ डल हो जी, हड़ हड़ डल हो जी, यानी हड़पगत नीति किसकी थी? डलहौजी की थी। सबसे पहले शिकार कौन सी रियासत होती है? सतारा रियासत होती है। उसके बाद में अगर बात आती है कि सतारा रियासत 1848 की बातें, फिर जेतपुर आता है, संभलपुर आता है, बघाट आता है, उदयपुर अपने वाला नहीं है भाई साहब। 1853 में झांसी को भी हड़पा जाता है, नागपुर को हड़पा जाता है। झांसी वाला प्रश्न याद कर लो, रीट वालों एसआई वालों कोई भी आ जाओ कि झांसी को हड़पगत नीति के तहत कब हड़पा गया था? राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन बता दूं 1853 में। और अवध को तो कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया जाता है। राजस्थान में ब्यावर के ऊपर भी यह अधिकार किया जाता है 1856 में। कब? 1856 में। याद रखेंगे, यह कारण था कि उत्तराधिकार का जो प्रश्न था उसके ऊपर क्या था? हस्तक्षेप था, उसके ऊपर प्रश्न, उनका जवाब असंतोषजनक था। तो उत्तराधिकार वाले में एक तो महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, हड़पगत नीति। लेकिन हड़पगत नीति से पहले भी क्या क्या बातें थी वो भी अपन लोग देख लेते हैं। राजस्थान की कौन सी रियासत? ब्यावर। कब? 1856 में। कब? 1856 में। अब एक प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की वैसी रियासत जिसके शासक की निसंतान मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया, वो रियासत करौली थी मित्रों। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की ऐसी रियासत जिसके शासक की निसंतान मृत्यु होने पर भी उसे आपका अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता है, वो कौन सी थी? वो थी करौली। देखिएगा, पढ़िएगा, यहां कह रहा है कि निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधित मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, और जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये यहां पे निषेध नहीं था, हस्तक्षेप किया था। यहां पे 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना कर दी। आदि हस्तक्षेप जो थे, इन हस्तक्षेपों ने राजाओं को भी अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का दिया। हालांकि सभी राजा अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे, क्योंकि राजा तो उनके कृपा पात्र बने हुए थे बेचारे। हाँ, सामान्य जनता की भावना। अब प्रश्न बना कि सामान्य जन क्यों विरोध में आया? सामान्य जन क्यों विरोध में आया? राजा वगैरह तो आ गए, बात समझ में आती है। सामान्य जन विरोध में आता, उसके कई से कारण थे। सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, यानी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हो जाता है। कब की बातें हैं? अगर आपको याद हो तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हो जाता है और ये आपका प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। सामाजिक सुधार, अब अंग्रेजों ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया कि सती प्रथा को रोक दें, अंग्रेजों ने अच्छा किया कि विधवा विवाह शुरू कर दें, अंग्रेजों ने अच्छा किया कि बाल विवाह बंद करवा दें। लेकिन ये तत्कालीन समाज को ये बातें बुरी लगी। समाज ने ये सोचा कि ये हमें भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, हमारी जो रीति रिवाज है उनके अंदर ये टांग अड़ा रहे हैं। तो याद रखेंगे, सती प्रथा, विधवा विवाह, ये जो सामाजिक सुधार अंग्रेज कर रहे थे ना, इन सुधारों को भारतीय जनता ने, सामान्य जनता ने अंग्रेजों को अपने दुश्मन के रूप में लेकर के देखा। आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियों में बात करते हैं अपन, आपका कर वगैरह लगाना वो। उसके बाद यहां की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डोंगजी, जवारजी, लोठू, जाट, इनके द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। भाई, अपना जो विरोधी होगा अपने समाज का, अगर उसको लूटा जाएगा, टूटा फूटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो यही होगा ना। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा, खिराज बोले तो कर है, आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पे धन वसूली। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। प्रश्न आ सकता है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना गौर कर लेना कब हुई थी? 1822 में। कब हुई? 1822 में। उसके बाद प्रश्न आ रहा है 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, गौर कर लेना, प्रश्न आएंगे। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, और 41 में मेवाड़ भील कोर। यह कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। मेरवाड़ा बटालियन कब? 1822, शेखावाटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 1835 और मेवाड़ भील कोर बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न 1841। सामंतों की मनोदशा 1818 ईस्वी की
संधियों के पहले तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था, अभी मैंने बताया। संधि के बाद सामंतों पर उनकी निर्भरता खत्म होगी, क्योंकि भाड़े के सैनिक मिल गए अंग्रेज उनको। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें भी रोष बढ़ गया। आउवा, कुठारिया, सलुम्बर ठिकाने इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। और तात्कालिक क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, ये मैं आपको बता देता हूं। तात्कालिक कारण में एक ही कारण था, सुअर की चर्बी व गाय की चर्बी लगे हुए कारतूसों का उपयोग करना। यानी ये जो एनफील्ड राइफल थी, इस राइफल में कारतूस थे। गुरुजी एनफील्ड राइफल, जिसे अपन P53 कह सकते हैं, ये जो एनफील्ड राइफल थी, इसके अंदर सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगे हुए कारतूसों की बात लोगों ने सुनी, और ये था भी। तब लोगों ने कहा कि सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, कारतूस को मुंह से खोलना पड़ेगा, और ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने आंदोलन कर दिया। और ये जो अचानक से पूरे भारत में क्रांति चली, इसी क्रांति को अपन कहते हैं क्या, 1857 की क्रांति। देखिएगा, यानी इस समय लोगों में इतना भय था, लोग कहते थे देश में अंग्रेज आयो काई काई लायो रे। क्या कहते थे, देश में अंग्रेज आयो काई काई लायो रे, फूट नाक दी बाया माई, बेगार मोकड़ी लायो रे, बेगार मोकड़ी लायो रे। यानी देश में अंग्रेज आयो है, देश में अंग्रेज आयो काई काई लायो रे, फूट नाक दी भाया माई, बेगार मोकड़ी लायो रे। कि यहां जो अपन आराम से जी रहे थे, अपने यहां पर इन्होंने काफी हस्तक्षेप कर दिया है, और ये आपका क्या है, ये आपका बड़ा ही गलत बात है। अब देखिएगा, और भी वैसे बहुत सारे कारण थे। यानी सांबर झील को अपने नियंत्रण में ले लेना, नमक बनता था, तो लोगों ने एक कहावत उस समय प्रचलित कर दी थी, मारो राजा भोड़ो, सांबर तो दे देनी अंग्रेज ने, मारा टाबर भूखा, रोटी तो मांगे तीखे लूणरी, रोटी तो मांगे तीखे लूणरी। कि सांबर जो झील थी, अब वो झील अंग्रेजों ने ले ली। नमक था, आय का क्षेत्र था बड़ा, अब नमक था तो आय का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 की बातें हैं। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, तो अब उसके ऊपर कर वगैरह भी लगाएगा, पैसा भी लेगा। इतना जब हुआ, तब यहां के लोगों ने कहा मारो राजा भोड़ो, सांभर तो दे देनी अंग्रेज ने, और मारा टावर भूखा, रोटी तो मांगे तीखे लूणरी। अब बात करते हैं क्रांति का प्रारंभ कैसे होता है, क्रांति का सूत्रपात कैसे होता है। देखिएगा, और आपके रोम रोम के अंदर ये बातें चलनी चाहिए कि क्रांति किस प्रकार से चलती है, कैसे चलती है, क्रांति का अपने राजस्थान में सूत्रपात कैसे होता है। साथियों, यानी आप जो है ना, आपके मन में ये सारी बातें है ना, ये अच्छे ढंग से याद हो जानी चाहिए। क्रांति के सूत्रपात से पहले और भी बता दूं क्या, कुछ देखता हूं इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा। पॉलिटिकल एजेंट वगैरह इसमें नहीं दिए हुए, मैं बता देता हूं। यानी क्रांति का सूत्रपात देखें उससे पहले कुछ बातें जो आपको मैं बता दूं वो देख लीजिए। यहां प्रश्न बनेगा कि अपने राजस्थान में शासक, यानी मैं एक समरी बना देता हूं, आप देख लीजिएगा, एक मिनट। यानी यहां मैं कहूं कि जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो याद रखेंगे ईडन। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन था। उसके बाद बात करें जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मोकमेशन। ये सीधे सीधे प्रश्न आएंगे भाई साहब। उसके बाद प्रश्न बने उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, उदयपुर में शावर्स। उसके बाद फिर बना कि कोटा में कौन था, कोटा में पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। उसके बाद बना कि भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो याद रखेंगे मॉरिसन। उसके बाद फिर बना कि सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो याद रखेंगे जेडी हॉल। यानी कुल मिला के ये 6 पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखें। गुरुजी याद किया करा, मैं करवा दीशू। देखो जयपुर में गार्डन बहुत है, ईडन गार्डन। उसके बाद उदयपुर झीलों की नगरी, झीलों में फंवारा हुआ है, फंवारा सावर बोला। कोट का बटन हुआ है तो बर्टन। कोट का बटन तो कोटा को बर्टन, कोट का बटन तो कोटा को बर्तन। भरतपुर में मॉरिशन।
भरतार मोरीशन, भरतार मोरीशन, भरतार मोरीशन। मोरीशन है, मेषण को नहीं है, मेषण है। मेषण मेषण जोधपुर, मेषण मेषण है जोधपुर, मेषण मेषण है जोधपुर, याद रखूंगा। मेषण मेषण है जोधपुर, मेषण मेषण जोधपुर। और सिरोही में हॉल, हॉल, सिरोही में बड़ा सारा हॉल है तो हॉल याद रखिए। अब यहां के शासक कौन कौन थे ये भी एक बार देख लेते। जयपुर में शासक कौन था, याद रखेंगे राम सिंह। जयपुर में भी राम सिंह, कोटा में भी राम सिंह। और जोधपुर में तो तख्ती पलट गया तो तख्त सिंह, जोधपुर में तख्त पलट गया तख्त सिंह। उदयपुर में स्वरूप था, उदयपुर में स्वरूप था तो स्वरूप सिंह। और भरतपुर में जसवंत, जसवंत सिंह। भरतपुर में कौन, जसवंत। और सिरोही में शिव सिंह। ये तो हो गई जी पॉलिटिकल एजेंट जो पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है, एक नाम आता है एजीजी, एजीजी, एजीजी है, एजीजी। सुमन है, एजीजी का मतलब क्या है, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी आपका, एजीजी जो आपका प्रथम एजीजी राजस्थान का कौन था, तो साथियों गौर करेंगे, राजस्थान का प्रथम एजीजी लोकेट था। जबकि बात करें उसके बाद में कौन, क्रांति के समय कौन था, तो क्रांति के समय याद रखेंगे पैट्रिक लॉरेंस था। क्रांति के समय कौन, पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान का पहला एजीजी कौन, तो याद रखेंगे एजीजी था लोकेट। कौन था, लोकेट था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पार्मिस्टन। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग 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 ने इनिंग खेली, कैनिंग ने इनिंग खेली बड़ी और 1857 की क्रांति करवा दी। अपने भारत में पहला विद्रोह कहां हुआ था, बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे ने किया था। बाघ और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। यानी याद रखेंगे, बैरकपुर में गरज रहा था गाजीपुर का मंगल पांडे। कब गरजा, 29 मार्च 1857 को गरजा। और 8 अप्रैल 1857 को फिर आपका मंगल पांडे को बाघ और ह्यूसन की हत्या के आरोप के अंदर फांसी दे दी जाती। इस क्रांति की योजना कैसे बनती है, कैसे आगे चलता है वो देखिएगा। यहां पे कहा कि क्रांति की योजना, गौर करेंगे मित्रों, क्रांति की योजना लंदन में बनती है। बनाने वाले दो थे, एक तो था राणोजी बापू, राणोजी बापू जो सतारा के पदस्थ राजा का सलाहकार था। और एक कौन था, एक अजीमुल्ला खां। कौन था भाई, अजीमुल्ला था क्या, नाना साहब का सलाहकार। इन दोनों ने लंदन के अंदर क्रांति की योजना बनाई। और लंदन में क्रांति की योजना बनाई कि अपन 31 मई को भारत में क्रांति का सूत्रपात करेंगे। तारीख दे दी क्रांतिकारियों को कि 31 मई को क्रांति का सूत्रपात करेंगे। अब भाई साहब क्रांति का सूत्रपात 31 मई को करेंगे। मैं क्यों थारा घर पेड़ा लार मिल दे और के 3 दिन बाद में प्रसाद चढ़ाऊंगा, थारा तसल्ली रहे कि कौन रहनी, अरे कौन रे क्यों कौन रहे, क्योंकि अब थे खर्च को था रहे कि कद भी खाला। तो क्रांति की योजना तो बन गई 31 मई की, लेकिन लोगों ने पहले ही क्रांति का सूत्रपात कर दिया और भारत के अंदर क्रांति शुरू हो गई। सबसे पहले भारत के अंदर क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ, 10 मई को मेरठ से हुआ। कहां से हुआ, 10 मई को क्रांति का सूत्रपात भारत के अंदर कहां से होता है, मेरठ से। साथियों प्रश्न बनेगा कि अपने मेरठ से क्रांति का सूत्रपात होता है, और मेरठ से क्रांति का सूत्रपात हुआ। उसके बाद में क्रांति धीरे धीरे किधर जाती है, धीरे धीरे क्रांति आपका मेरठ से आगे चल पड़ती है। और आगे आपका जाते हुए इलाहाबाद में भी, कानपुर में भी, लखनऊ में भी, उसके बाद दिल्ली के अंदर भी, नसीराबाद में, झांसी में, अलग अलग जगह क्रांति वो आपका चल पड़ती है। देखिएगा प्रश्न फिर बना कि क्रांति के समय मुगल नेता कौन था, बोले तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया, कमल और चपाती। प्रश्न आ सकता है, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा जाता है, तो याद रखेंगे कमल और चपाती, यानी कमल का फूल और चपाती, ये आपका क्या रखा जाता है, क्रांति का प्रतीक चिन्ह रखा जाता है। अगली बात आ रही है, इस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में, मेवाड़ में बताया सावर्स था, मारवाड़ में बताया आपको मेषण था, मेषण मारवाड़ में, और कर्नल ईडन गार्डन जयपुर में। याद रखो, वैसे तो कलकत्ता में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। और ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां कितनी थी, तो याद रखिएगा 6 छावनियां थी। कितनी छावनी थी भाई साहब, तो याद रखेंगे 6। कौन कौन सी हैं, एक नसीराबाद अजमेर में, याद कर लें, एक नीमच ग्वालियर के अंदर, एक एरिनपुरा पाली में,
एक देवली टोंक में, एक ब्यावर अजमेर में और एक आपका खेरवाड़ा कहां पे, उदयपुर के अंदर। प्रश्न बन रहा है कि ग्वालियर में नसीराबाद के अंदर, नसीराबाद छावनी ये जो ही थी, इसके अंदर कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी। जबकि बात कर रहे हैं नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट, एरनपुरा में जोधपुर लीजियन, अभी अपन ने देखा था कि स्थापित की गई थी। देवली में कोटा कंटीजेंट और ब्यावर में मेर रेजिमेंट और खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट। ये आपका अलग अलग जो सैनिक छावनियां थी ये आपका काम कर रही थी। मैं आपसे ये पूछूं कि जितनी भी ये सैनिक छावनियां थी, इन सैनिक छावनियों में सबसे पुरानी सैनिक छावनी कौन सी थी? तो मित्रों गौर करेंगे, सबसे पुरानी सैनिक छावनी थी नीमच, 1822 के अंदर स्थापित कर दी थी। जबकि सबसे नवीन इनमें से कौन सी थी? खेरवाड़ा थी, ये 1851 के अंदर स्थापित की गई थी। याद रखेंगे नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी क्या ट्रिक करनी है, अगर इसकी भी ट्रिक की जरूरत पड़ी तो फिर मर जाओगे। नसीराबाद नीमच, नसीराबाद नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, बस याद ही क्या ट्रिक करनी। अब देखिएगा इन सैनिकों में, इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। और 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिलती है। यानी एजीजी के दो मुख्यालय थे, एक अजमेर था, एक माउंट आबू था। अजमेर जो था यह आपका शीतकालीन था, माउंट आबू ग्रीष्मकालीन था। माउंट आबू में मिलती है और उसने सभी राजाओं को निर्देशित कर दिया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सख्ती से विद्रोहियों का क्या कर दें, सख्ती से विद्रोहियों का दमन कर दें। अब राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां से होता है वो देख लीजिएगा। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात, क्रांति का डंका कहां से बजता है? नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद से। याद रखेंगे नसीराबाद से बजता है। यहां 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। याद रखेंगे राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कब होता है? तो याद रखेंगे 28 मई 1857 को होता है। कब होता है? 28 मई 1857 को होता है। कब? 28 मई 1857 को होता है। याद रखना है, यह प्रश्न आ सकता है 28 मई 1857। जबकि भारत में क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? भारत में क्रांति का सूत्रपात होता है कब? 10 मई को। अब भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाया और तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूटा और मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। न्यूबरी की हत्या कर दी। न्यूबरी मारा जाता है। याद रखेंगे किसकी हत्या कर दी? न्यूबरी की हत्या कर दी। याद रखेंगे किसकी हत्या कर दी? नसीराबाद में क्रांति हुई, न्यूबरी की हत्या की जाती है। न्यूबरी की हत्या कर दी जाती है। न्यूबरी के साथ कौन था? स्पोर्टिस वुड था। ये तोपखाने की ओर जाने की कोशिश करता है लेकिन गोली लगने से वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। याद रखेंगे अब यहां पे एक आपका अंग्रेज अधिकारी लोकपुर हार्डी घायल भी हो गए थे। जैसे ही ये सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, पीछे से वाल्टर और हीथकोट पीछा करते हैं, लेकिन वाल्टर और हीथकोट को साथ नहीं आते हैं और ये सारे के सारे विद्रोही सैनिक 18 जून को, कितनी जून को? 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे जाते। नसीराबाद में विद्रोह कब होता है? 28 मई 1857 को होता है। बख्तावर सिंह जो था, बख्तावर सिंह, कौन सा सिंह? बख्तावर सिंह ने तेवर दिखाए और स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की क्या कर दी? हत्या कर दी। दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। वाल्टर हीथकोट पीछा करते हैं, लेकिन पीछा क्या था? पीछे में हाथ नहीं आने वाले थे सारे के सारे लोग और ये दिल्ली कूच कर जाते हैं और 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे जाते हैं। साथियों देखिएगा, मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दो और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, है ना। जिनको अच्छा लगे वो देखें, लाइक करें और शेयर कर दें, है ना। नीमच में विद्रोह। अब प्रश्न बना कि नसीराबाद में तो विद्रोह हो गया, जैसे ही मेरठ के विप्लव की सूचना नीमच पहुंच जाती है, फिर सैनिक उत्तेजना बढ़ जाती है और इसी बीच नसीराबाद के विप्लव की सूचना मिल गई। अब सूचना मिलती किसको है? कर्नल अबोट को मिलती है। किसको मिलती है? यह सूचना कर्नल अबोट को मिलती है और कर्नल अबोट शपथ दिलवाता है सैनिकों को वफादारी की। कर्नल जो अबोट था, यानी याद रखेंगे 3 जून 1857 को कैसे होता है? यहां नीमच का कर्नल था जिस कर्नल का नाम था कर्नल अबोट। पता चलता है कि विद्रोह हो गया नसीराबाद में भी, तब ये सैनिकों को हड़बड़ाहट में इकट्ठा करता, शपथ दिलवाता है कि सैनिकों वफादारी की शपथ लीजिए। 2 जून की बातें थी। तब ये घुड़सवार सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग
और मोहम्मद अली बेग छाती ठोक के कहता है कि आपने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, आपने अवध का अपहरण किया, हम कैसे शपथ का पालन कर लें? यानी कहने का मतलब उसे कैसे जैसे शांत किया जाता है। और यहां जो आपका था, यहां जितनी भी सेना थी वो भड़क उठती है, और भड़क उठती है तो क्या होता है, 3 जून 1857 को रात को 11 बजे विद्रोह शुरू कर दिया जाता है। साथियों गौर करेंगे, 3 जून 1857 को निम्मत छावनी में सैनिक जो थे वो विद्रोह कर देते। अब जब निम्मत छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड को पता चलता है, किले की रक्षा का प्रयास करता है, लेकिन किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंच जाते हैं, और शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति कर दी। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स जो था ना, ये मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजता है और स्वयं नीमच की ओर बढ़ता है, और सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं के सहयोग से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन जरा गौर करेंगे, यहां पे अंग्रेज सार्जेंट मारा जाता है, उसके बच्चे मार दिए जाते हैं। यहां कौन मारा जाता है? अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट मारा जाता है, और आपका उसके बच्चों की हत्या कर दी जाती है। यहां से ये सेना तो चली जाती है, और नीमच पर 6 जून को वापस से आपका अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। गुरुजी नीमच से कहां गए? ये आपका नीमच से चित्तौड़ जाते हैं, चित्तौड़ से हमीरगढ़ जाते हैं, फिर बनेड़ा जाते हैं, फिर शाहपुरा जाते हैं, शाहपुरा के बाद में निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक देते हुए कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। तो याद रखेंगे, इतना जरूर याद रखना है, शाहपुरा के अंदर मेवाड़ की जो सेना थी उन्होंने साथ नहीं दिया, किले का दरवाजा तक नहीं खोला था ना, मेवाड़ की सेना ने इनका साथ नहीं दिया था। अब साथियों फिर आता है एरिनपुरा विद्रोह। नीमच में 3 जून याद रखेंगे, नसीराबाद में 28 में याद रखेंगे। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ, यह कब होता है? जरा गौर करें। एरिनपुरा में विद्रोह से पहले मैं आपको भूमिका बना दूं, अभी पढ़ के आए हैं कि जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी जो 1835 में गठित कर दी थी, उसे अगस्त 1857 में माउंट आबू अभ्यास के लिए भेज दिया जाता है। और बात है 18 अगस्त 1857 की है कि रीवा का ठाकुर का विद्रोह दबाने के लिए अनादरा नामक स्थान पर इस लीजियन की नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन 21 अगस्त को अचानक से क्या होता है? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही यूरोपीय सैनिकों के बैरक के पास पहुंचते हैं और कमांडेंट हॉल पर आक्रमण कर देते हैं, एजीजी आपका पेट्रिक लॉरेंस था, उसका पुत्र लॉरेंस जो था अलेक्जेंडर, वो घायल हो जाता है। 21 अगस्त के विद्रोह के बाद में जोधपुर लीजियन ने मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद, ये दोनों नाम याद रखने, मोती खां और शीतला प्रसाद, यानी एरिनपुरा में विद्रोह होता है। एरिनपुरा में विद्रोह कब होता है? 21 अगस्त 1857 को होता है, और 23 अगस्त को फिर आपका बड़े स्तर पे विद्रोह हो जाता है। किसके नेतृत्व में? मोती खां और सूबेदार शीतला प्रसाद। तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोहियों का बिगुल बजा दिया, वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार। अब यह महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन से सैनिक लगाते हैं? एरिनपुरा के, या अपन कहें कौन से क्रांतिकारी लगाते हैं? तो साथियों याद रखना, एरिनपुरा के क्रांतिकारी नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे ये लोग लगाते हैं। अब देखिएगा, अब मजा आने वाला है। अब आगे ये सैनिक जैसे ही जाते हैं, उसके बाद ये सैनिक कहां पहुंच जाते हैं? आउवा में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? आउवा में। और आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। फिर प्रश्न बनेगा कि आउवा, असोपा, आलनी आवास, लांबिया, गुल्लर, रूढ़ावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा में, उससे पहले मैं बता देता हूं कि आसोपा, अभी बात आई आउवा से ठाकुर खुद थे, आसोपा से शिवनाथ सिंह थे, आलनियावास से अजीत सिंह थे, लांबिया से दांतावास से, रूपावास से बाजावास, राड़ावास, खेजड़ला, भिमालिया, सलूम्बर, रूपनगर, लाशाणी, बहुत सारा। गुरुजी थारा इतना किया याद है? याद मोट्यार अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात तेर सिल पर पड़त निशान। सिल पर निशान पड़ सके तो थे तो कुछ भी कर सको, थे तो कुछ भी कर सको। अब साथियों प्रश्न बना कि अब आगे किस प्रकार कहानियां चलती हैं।
यहां पे आया कि 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नाम का स्थान है। बिथोड़ा में थोड़ा थोड़ा, बिथोड़ा में थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा युद्ध होता है। कब की बातें हैं? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को बिथोड़ा में युद्ध होता है और युद्ध में याद रखेंगे, युद्ध में दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष था कुशाल सिंह और इनकी टीम का, यानी क्रांतिकारियों का। कुशाल सिंह के साथ आसोपा के ठाकुर थे, आलनियावास के ठाकुर थे, गुल्लर के ठाकुर थे, बाकी लांबिया, दांतावास, रूपावास, सलुंबर, बाजावास, खेजड़ला, रूपनार, लासानी, बहुत सारे आते हैं। लेकिन इधर कौन आता है? इधर आपका तख्त सिंह। इधर जो तख्त सिंह की सेना थी, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह की सेना, उन्होंने ओनाड सिंह को, कुशल राज सिंधवी को, छत्रसाल सिंह को, राजमहल मेहता को, विजयमल मेहता को, इनके नेतृत्व में सेना भेजते हैं। और लेफ्टिनेंट हीथकोट था, लेफ्टिनेंट हीथकोट जो था वो भी यहां पे आता है। लेकिन पार नहीं पड़ती है मित्रों। ये जो कैप्टन हितकोट की, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की जो सेना थी, ये हार जाती है और 76 जो सैनिक थे ये अंग्रेज सेना के मौत के घाट उतर जाते हैं। और इनमें ओनाड सिंह भी एक मुख्य था जो मारा जाता है। जब इस 8 सितंबर के थोड़े थोड़े बिथोड़ा के युद्ध की, अरे थोड़ा तो काहे का था, बहुत थोड़ा नहीं था, लेकिन थोड़ा याद करो बिथोड़ा, थोड़ा बिथोड़ा। 8 सितंबर को कुशाल सिंह की सेना जीत जाती है। सूचना मिलती है एजीजी आपका पैट्रिक लॉरेंस घबरा जाता है। पैट्रिक लॉरेंस घबरा जाता है और 18 सितंबर को क्रांतिकारियों और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन, अब की बार कौन आ रहा है? अब की बार मॉक मेसन आ रहा है। प्लस में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, प्लस के अंदर सेना थी, प्लस में सेना थी। इधर आपका कुशाल सिंह और उनकी टीम थी। होता क्या है पता ही था आपको? होना क्या था? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन जो है, इसका सिर काट दिया जाता है, चेलावास में चलता कर दिया जाता है। चेलावास में चलता कर दिया जाता है। कौन से वास में? चेलावास में। थोड़ा थोड़ा था 10 दिनों बाद में चेलावास याद रखेंगे। चेलावास में चलता कर दिया मेक मोशन को, और इस युद्ध में मॉक मेसन का सिर काटा, अव्वा के दरवाजे पे लटका दिया। ब्रिगेडियर तो बाद में आएगा। जैसे ही अव्वा के दरवाजे पे लटकाते हैं तो एक कहावत चल पड़ी थी, मैं पहले भी बता चुका हूं, ढोल बाजे चंग बाजे अब भलो बाजो बाकी हो। अरे बोलो मेरे साथ बोलो, ढोल बाजो चंग बाजो भलो बाजो बाकी हो, एजेंट ने मार के किला ऊपर टांकियो। ढोल बाजो चंग बाजो भलो बाजो बाकियो, अरे एजेंट ने मार के किला ऊपर टांकियो। टांग दिया पकड़ के, ठीक है? तो याद रखो एजेंट को टांक दिया जाता है। उसके बाद कुशाल सिंह का और टीम का मनोबल बढ़ता है। याद रखेंगे ये तो थोड़ा था, ये चलता कर दिया तो इस युद्ध को कहा जाता है काला गोरा का युद्ध। कौन से युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? चेलावास के युद्ध को, जो बाद में युद्ध हुआ था उसे काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। अब इसी बीच दिल्ली पहुंचने की खबर आ जाती है। 10 अक्टूबर 1857 को शिवनाथ सिंह फिर चल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा। और शिवनाथ सिंह फिर नारनौल में जाके क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। अंत में क्या होना था आपको पता है? अंत में क्या होना था? नवंबर 1857 के अंदर जो आपका ब्रिटिश सेना उसकी जीत हो जाती है। और अंततः हुआ कि किले पर किसका अधिकार हो जाता है? ये आपका अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब बात आती है मित्रों, कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा के विद्रोह का आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। हाँ, 1857 की क्रांति में, अभी अपन ने इसको यहीं खत्म कर दिया, क्लास लंबी हो जाएगी। कभी बातें करेंगे कुशाल सिंह चंपावत की, कि किस प्रकार से वो जाते हैं, कैसे वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1860 में मेजर टेलर आयोग बैठता है, वो उनको निर्दोष साबित कर देता है ना। यानी प्रश्न बनेगा मेजर टेलर आयोग ये किससे संबंधित है? तो ये आपके अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित है। फिर प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है? कि कुशाल सिंह चंपावत ने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में एक देवी की पूजा की गई, और आज भी 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। कौन सी माता को? सुगाली माता को। कौन सी माता को? सुगाली माता को कहा जाता है। कितने हाथ और कितने सिर? 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी भी सुगाली माता को कहा जाता है। अब जरा गौर कीजिएगा,
अब बात आ रही है कोटा में विद्रोह की। कोटा में भी मारेंगे, कोटा में भी मारेंगे, पूरे कोटा शहर में घुमाएंगे, ऐसे थोड़ी मानने वाले हैं। कोटा में भी मारेंगे अपन, कोटा में भी मारेंगे। कोटा में महाराव कौन थे? कोटा में महाराव कौन थे? राम सिंह थे। कोटा में सेना कौन सी थी? कोटा कंटिजेंट और राज की सेना। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। प्लस में और भी सेना थी। अब जरा गौर करेंगे, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत विवाद की स्थितियां पैदा हो जाती हैं और जनता का शासन हो जाता है। मेन बात ये याद रखनी, मेन बात आपको याद रखनी। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, ये दोनों ही बड़े काम के हैं। प्रश्न आ सकता है, लाला जयदयाल जो खां था, इसका मूल संबंध था मथुरा से, वकील थे। मेहराब खां ये रिशालदार हुआ करते थे, इनका संबंध करौली से था। लाला जयदयाल वकील थे, मेहराब खां रिशालदार थे। मेहराब खां का संबंध करौली से था, जबकि लाला जयदयाल का संबंध कहां से है? मथुरा से। अब बात आएगी, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहां हुई? कोटा में। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काट के पूरा कोटा शहर में घुमाया। अकेले कैप्टन बर्टन से काम नहीं आएगा, और लोगों को भी मारेंगे, डॉक्टर को भी मारेंगे, याद रखना है। यानी बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ कोटा पहुंचता है, लेकिन बर्टन के दोनों पुत्र हैं, ये महाराव से भी मिलते हैं, और कैसे कैसे ये बातें बाहर तक पहुंच जाती हैं। इन कैप्टन बर्टन का सिर काटा जाता है, पूरे शहर में घुमाया जाता है। साथ में एक सर्जन था जिसका नाम था सेल्डर, यानी बोले तो डॉक्टर सेल्डर को मारा जाता है। कोटा डिस्पेंसरी का डॉक्टर था सेविल कांटम, इस सेविल कांटम को मारा जाता है। यह प्रश्न सीधे सीधे आरपीएससी पूछ सकती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूछ सकता है कि सेल्डर की हत्या हुई, कांटम की हत्या हुई, बर्टन की हत्या हुई, उसके पुत्रों की हत्या हुई, और बर्टन को तो मार के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कहां घुमाया गया? कोटा शहर में। और महाराव जो थे वो अपने ही घर में बंदी जैसे हो गए। प्रशासन जनता के हाथों में आ गया, जयपाल और मेहराब खां के हाथों में। अब मदन पाल जो करौली वाला था, उससे सहायता मांगी जाती है, उदयपुर से मांग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से सहायता मांगी जाती है, लेकिन सहायता मांगने का क्या था? 6 महीनों तक यहाँ जनता का प्रशासन रहता है। बोले तो विप्लवकारी जो थे, इनका नियंत्रण होता है। बाद में करौली की सेना के आने के बाद कुछ सुधार आया, और अंततः याद रखेंगे, जयदयाल खां और मेहराब खां तो यहां से भाग गए, मुकदमा चलता है और दोनों को फांसी होती है। अब बात आई क्रांति का समापन। जोन 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। तांता टोपे क्रांति के क्रांतिकारी जयदयाल, मेहराब खां, इनको क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती। क्रांति वैसे धौलपुर में भी हुई थी, वहां देवा और भवानी शंकर थे गुजर नेता, उन्होंने की। क्रांति टोंक में भी होती है। टोंक का जवाब वजीरुद्दौला था। नवाब तो निष्ठावान था, लेकिन सेना थी वो विद्रोहियों के साथ थी। भरतपुर के अंदर भी जसवंत सिंह था, यहां भी थोड़ा बहुत होता है। और तांत्या टोपे के बारे में अभी जो नाम आया, तांत्या टोपे, इसके बारे में तो कहा जाता है कि जठे गयो जंग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो और हिंद थान रहे। तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंद थान रहे। क्या कहा जाता है? जठे गयो जंग जीतियो और खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो रे तांतिया, हिंद थान रहेत। ये था तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे की बातें हैं, करेंगे कभी। 1857 की क्रांति असफल क्यों होती है? सामान्य बातें हैं। क्रांति का क्या परिणाम होता है ये आप पढ़ लेंगे, कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। ये थी साथियों आज की क्लास। कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।